हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। कल हमने बात करी थी पर्यावरण के बारे में। चूंकि अब एग्जाम बहुत मतलब स्टार्ट ही हो चुके हैं, इसलिए मेरे पास बहुत समय नहीं है कि हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ पाएँ। तो मैंने कोशिश की थी बहुत ही वन लाइनर टाइप में आपको समझा लूँ, ताकि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उस तरह से हम समझ पाएँ कि क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं हम, और आज हम कोशिश करेंगे कि उसको फिनिश कर दें। ये 2 वीडियो आपके लिए सफिशिएंट हो आपकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात है कुछ मुख्य दिन जो है वो आपको याद रखना है। भारतीय पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1980 में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर, और उसकी स्थापना की गई थी 1973 में। इसके साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट परियोजना है हाथी परियोजना, उसकी स्थापना हुई थी 1991 में। अम्लीय वर्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है प्रदूषण का, और साथ ही साथ में जल प्रदूषण का, साथ ही साथ में मृदा प्रदूषण का। तो उसका लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार गैसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो SO2 और NO2। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है ओजोन लेयर में छेद होने का, और साथ ही साथ में स्किन कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां जो होती हैं उनके पीछे का कारण। तो उसके पीछे कौन कौन से तत्व मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाते हैं? तो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। कंपोस्ट किसे कहते हैं? तो जैविक खाद होती है जिसे कंपोस्ट कहा जाता है। क्रोड किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उसे क्रोड कहते हैं। ठीक है, और भूपर्पटी किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का सतही भाग जो होता है उसे भूपर्पटी कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसको मैं अभी शेयर करने वाली हूँ टेलीग्राम पर, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। हो सकता है कि आपके लिए उससे एक आध कोई क्वेश्चन बन जाए, और सभी को मैं यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन अगर नहीं हुए तो हो जाना और चेक कर लेना। बहुत सारे वन लाइनर जो हैं वो मैंने उधर पर शेयर कर दिए। अब नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि इस तरीके का एक कांच का बॉक्स है, सपोज कीजिए, और कांच के बॉक्स में आपने यहाँ पर कोई पौधा है जो कि लगा दिया है। ठीक है, अब इसे सपोज करते हैं इसे ह्यूमिडिटी की जरूरत है, इसमें तापमान की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको गर्मी के लिए कुछ आर्टिफिशियली इस तरीके से बल्ब या फिर कुछ ऐसा उपकरण लगाना पड़ता है ताकि इसको जितनी आवश्यकता हो ग्रो होने के लिए तापमान की वो उसे मिल पाए, और उसकी वजह से ये जो पौधा है उसको उतनी ह्यूमिडिटी भी मिलती है, उतनी टेम्परेचर भी मिलता है, और उसकी वजह से वो ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। लेकिन अगर यही चीज आप नेचुरली देखें कि एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जो पृथ्वी का तापमान है या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है। तो उस इंक्रीज होने की वजह से केवल एक पॉइंट में पौधों को जैसे फायदा होता है, लेकिन नहीं, इसका जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बहुत सारी चीजों पर उसका गलत इफेक्ट भी होने लगता है। एक आर्टिफिशियली ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करना वो अलग बात होती है, लेकिन नेचुरली बढ़ रहा है, उसका रीजन क्या है? तो उसके पीछे जो गैसेस होती हैं उसमें देखिए वाटर वेपर होते हैं जो ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं 36 से 70%। CO2 गैस होती है 9 to 26%, और मीथेन गैस होती है 4 to 9%, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, उससे ज्यादा आप मत समझिए, क्योंकि यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछा जाएगा। वॉल्केनो, ज्वालामुखी की बात कही जाए तो मुख्य रूप से एक्टिव वॉल्केनो के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो एक्टिव वॉल्केनो कौन कौन से हैं? तो बेरिस आइसलैंड में एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब ज्वालामुखी है, जो कि अभी भी चल रहा है। अंडमान जो द्वीप समूह है उधर पर है। फिर डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद में बार्स्टैंग, ये भी एक्टिव है, ये भी अंडमान आइसलैंड में है। पैसिफिक रिंग एक्टिव वॉल्केनो है, पैसिफिक ओशियन में है। फिर क्रिस्टीमा, ये भी एक्टिव वॉल्केनो है, 2011 तक था, मतलब जापान में है। और मेरिपी, ये भी एक्टिव है, ये इंडोनेशिया में है, 2010 में। ठीक है, तो ये वॉल्केनो थे, मतलब ये भी पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है
जो एक्टिवली साइक्लोन आए हुए हैं, तो साइक्लोन के बारे में भी आप ध्यान में रखिए कि साइक्लोन कब कब आए हैं। इसके साथ में सुनामी भी एक बहुत बड़ा तबाही आई थी, आपको याद होगा 2004 में इंडियन ओशन में अर्थक्वेक आया था इंडियन ओशन के अंदर, और उसकी वजह से सुनामी आई थी जिसमें बहुत तबाही हुई थी। तो ये जो सुनामी है, मेजर सुनामीज कहाँ कहाँ पर आई हुई हैं, इसका भी मैं प्रिंट आपको टेलीग्राम में दे दूंगी, एक बार उसे चेक कर लेना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम कुछ समिट्स पढ़ लेते हैं। कुछ समिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है, जो वर्ल्ड वाइज एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए बनाए जा रहे हैं, इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक्ट भी तैयार किए गए हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में जो बात की जाए तो 1986 में ये पास हुआ था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1986। फिर इसके बाद में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 30 जून 2008 में। याद रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म भी कई बार रहता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, ठीक है, 30 जून 2008। इसके बाद में इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात की जाए तो कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हैं। मोनोट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कनाडा में इस पे चर्चा हुई थी, इसके बाद फिर इस पर बात की गई और उसको एक्टिवली काम में लगा दिया गया। मेनली इसकी जो एम था वो क्या था, ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है, ओजोन लेयर की जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर काम किया जाए, और इस पर ये स्टार्ट हुआ 16 सितंबर 1987 में, ठीक है। तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में कभी कभी नाम पूछे जाते हैं। तो मोनोट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ से संबंधित है, ये कनाडा से संबंधित है, ओजोन लेयर की जो प्रोटेक्शन उससे संबंधित। इसके बाद में रियो समिट, बहुत प्रश्न पूछा जाता है रियो समिट के बारे में। ये सबसे बड़ी चलने वाली कॉन्फ्रेंसेस में से एक है, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन ये 3 जून से लेकर 14 जून तक लगातार चलने वाली कॉन्फ्रेंस थी। ये ब्राजील में हुई थी 1992 में। इसका भी एम यही था कि किस तरीके से आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, जो इकोलॉजी है उसको इम्प्रूव करें, जितने भी ज्यादा जो डिजास्टर्स आते हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई, हालांकि इस पर कंप्लीट एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है रियो समिट पे, लेकिन अभी हमारे पास उतना वक्त नहीं है। तो केवल आपको इतना याद रखना है कब से कब तक हुई है और ब्राजील में हुआ था ये, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी पूछा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल ये किस लिए है, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब पृथ्वी का, क्योंकि टेम्परेचर एक ग्रीन हाउस गैसेस में से एक होती है ये, और इसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो किस तरह से पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो डाउन किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अधिकता है उसको रोका जाए, इसकी लिए काम करने के लिए बात की गई थी। तो इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत में रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनका एम था मुख्य रूप से, और स्टार्ट किया गया इसको 2008 में और एंड किया गया 2012 में, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट देख लेते हैं। पेरिस एग्रीमेंट 12 दिसंबर 2015 में हुआ था, एडॉप्ट किया गया था इसको, पेरिस एग्रीमेंट को, और 4 नवंबर 2016 से इसे इफेक्टिवली लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना चाहिए, प्रश्न से पूछा जाता है। कुछ और देख लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक कुछ और समिट्स के बारे में समझ लेते हैं। एक इंडियाज करके एक समिट्स हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया में जिस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए इसके बारे में चर्चा की जाती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये अभी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है, इसका रीजन ये है क्योंकि अभी हमारे जो देश में प्रधानमंत्री जी हैं उनकी और जो फ्रांस है उनके प्रधानमंत्री, दोनों के बीच में ये समिट हुआ था 2015 में। सोलर एनर्जी को के ऊपर ये समिट हुआ था, सोलर अलायंस, है ना। तो इसको याद रख लेना। इससे संबंधित प्रश्न पूछने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाए ना तो मैं इसको कहूंगी 90%, इसलिए क्योंकि ये पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये वर्तमान की बात है। और इसके अलावा नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग में SDG इंडिया 2020-21 की बात की गई है। तो ये क्या है SDG इंडिया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है, जिसमें कि 17 गोल्स डिसाइड किए गए थे, उनमें से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक महत्वपूर्ण गोल माना गया है।
भारत में एनवायरमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसका जो क्षरण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो एसडीजी के बारे में अभी पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो इसका गठन 2020-21 में हुआ और इसके साथ साथ में इसका मुख्य रूप से क्या है, तो 17 मुख्य रूप से गोल बनाए गए हैं, जिसमें से पर्यावरण भी एक है। अब इम्पोर्टेंट डेज पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि इम्पोर्टेंट डेज के ऊपर भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और अगर आपने थोड़ा सा भी याद रखा ना तो आपके नंबर पक्के 100%, क्योंकि पूरे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन तो डेज पर आता ही आता है। ठीक है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलाइन डे। ये नेक्स्ट लास्ट सेशन में ये पूछा गया है क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटलाइन डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी, याद रखिएगा। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलाइन डे, वेटलाइन का मतलब जो ऐसी मिट्टी है जो कि गीली सतह आती है, वेटलाइन कहलाती है ना, उसका डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। 28 फरवरी है नेशनल साइंस डे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। ये कुछ है, इनको याद कर लेना। अगर पेपर जा रहे हो देने के लिए तो ये याद कर लो, क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली एक प्रश्न पूछा जाएगा। 3 मार्च को बनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, जंगली जो जीवन होता है ना, वाइल्ड लाइफ, उसका डे मनाया जाता है 3 मार्च को। 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। ये याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, यहाँ तक कि जब मैंने पेपर दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। फिर 5 जून को ये भी पूछा जाने वाला है क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, अभी रिसेंटली 5 जून को निकला। 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर। ये भी पूछा जा सकने वाला प्रश्न है, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए जो एक निश्चित रूप से कार्य हो रहा है ना, उसको प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन द ओजोन लेयर। 26 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। बहुत ध्यान से सुन लो, 26 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो दोनों में अंतर याद रखना, जब हेल्थ शब्द जुड़ा हो तो वो 26 सितंबर में है। कभी कभी इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न आते हैं। 14 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। ठीक है, तो ये था एनवायरमेंट का टोटल लेखा जोखा जो अभी हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास समय है कम, एग्जाम हो गए हैं ऑलरेडी स्टार्ट। तो अभी हमने केवल उतना ही समझने की कोशिश करी है, उतना ही पढ़ने की कोशिश की है, जिससे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इनको मेमोराइज कर लेना, टेलीग्राम जरूर चेक कर लेना। अभी पहले मैं हो सकता है कि वो पेपर्स ही डाल दूं और उसके बाद में जाकर ये वीडियो आए, तो पहले आप वो चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा उसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं एनवायरमेंट के कितने क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर के पेपर्स में उनको लेकर आऊंगी, ताकि आपको एक और आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको यही शुभकामनाएं हैं कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छा जाए
और आपकी जो भी टारगेट्स हैं आपके वो अचीव आप कर पाएं, और मेरी तरफ से जो कुछ भी बन सकता है मैं वो कर रही हूँ। तो आपको बस मेरा इतना ही काम करना, इतनी ही हेल्प करना, आपसे इतनी ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करना, दूसरों तक शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगा ही, ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा, फ्री में मिलेगा, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाओं के सहित मैं लेती हूँ इस वीडियो से विदा। बहुत जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बाय बाय।